दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सलूशन को देखते हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण MCQ रोज़ डेली बेस पर चर्चा करते हैं। और यह क्लास UPSSC, UPPCS, RO, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, SI या अदर एग्ज़ाम SSC के जहाँ भी संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्लासों के लिए या उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आज का टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको जानेंगे और MCQ के माध्यम से उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इन सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर एक साथ में आप इन सभी को देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कि अब तक के कितने राष्ट्रपति हुए हैं और किस समय कौन राष्ट्रपति बना और उसकी अवधि क्या थी। पहला राष्ट्रपति है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। कार्यकाल अनुसार क्रम है 1 से 3। व्यक्ति अनुसार 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पद की धारणा कब ली थी? 13 मई 1962 से 13 मई 1967 को। अगले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद की धारणा इन्होंने ली थी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। कार्यकाल इनका अनुसार क्रम देखें तो 5वां हो जाएगा। व्यक्ति के अनुसार देखें तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएंगे। अगला पॉइंट है हमारा या अगला नाम है वराह गिरि वेंकट गिरि। कार्यवाहक जो थे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। अगले देखते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कार्यवाहक यह भी थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। अगला है वराहगिरि वेंकट गिरि 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। अगले राष्ट्रपति डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। इनका क्रम देखा जाए तो कार्यकाल के अनुसार तो 7वां होगा। व्यक्ति के अनुसार देखिए तो यहाँ पर 5वां होगा। अगले राष्ट्रपति हैं BD जत्ती। कार्यवाहक 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। तो यहाँ भी यह खाली छोड़ दिया गया है। देखते हैं अगले राष्ट्रपतियों की लिस्ट में नाम किसका किसका है। अगले राष्ट्रपति हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। इनका क्रम है 6ठा। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। इनका क्रम हो जाएगा 7वां। R वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। इनका क्रम है 8वां। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। इनका क्रम हो जाएगा 9वां। KR नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। इनका क्रम हो जाएगा 11वां। प्रतिभा पाटिल
25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012, इनका क्रम हो जाएगा 12वां। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017, इनका क्रम हो जाएगा 13वां। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017, और अब तक यहाँ पर यह काट देंगे शब्द, 25 जुलाई 2017 से इनका कार्यकाल 5 साल तक रहा और इनका क्रम था 5वां। और अब जो होंगे तो वह हो जाएंगी हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में हैं। इनका कार्यकाल है 15वां। जो भारत की प्रथम आदिवासी और भारत की द्वितीय महिला और भारत के स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी हैं, जो वर्तमान समय में हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन और साथ में व्याख्या को भी देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से यदि कुछ समझना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति की पद की क्या अर्हताएँ होती हैं, तो इसका अनुच्छेद 58 में इसकी अर्हताएँ होती हैं। यह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, या लोकसभा का सदस्य या निर्वाचित 6 महीने के अंदर निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यह राष्ट्रपति बनने की अर्हताएँ होती हैं। और अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा जाए किस प्रकार होता है, तो इसका अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत या पद्धति द्वारा होता है। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करता है, तो हम आपको बता देते हैं, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, राज्यों व केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों व केंद्र सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे यहाँ पर। और भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए हमारे 50 निर्वाचनों द्वारा होता है। देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेंगे। दिया है, भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, जिसमें से हमको इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं पहला हमारा कथन क्या कह रहा है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ए वाला तो हमारा कथन बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपरोक्त के संदर्भ में से कौन एक सही है? चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हमारा कारण तो गलत हो जाएगा। कथन तो सही है, कारण गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा है। यह
अपनी सीमा के बाहर यह भी कार्य नहीं करता है। सब अपनी अपनी सीमा के अंदर ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ए आर दोनों सही हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा सी वाला दिया गया है, ए सही है किंतु आर गलत है, तो हमारा सी वाला राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कथन ए सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अभ्यारोपित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1). अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता, डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए अनुच्छेद 52 में देखें तो भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में अगर देखा जाए तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 की बात करें तो भारत का निर्वाचक मंडल होता है। तो हमारा पूछ रहा है कि किसी एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में निहित होती है, तो यही हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 53। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं। ए प्रधानमंत्री में, बी मंत्रिपरिषद में, सी राष्ट्रपति में, डी संसद में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी सभी तीनों में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। इनमें से हमको इसका चार ऑप्शनों के माध्यम से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं कोड के माध्यम से इसको
निकालते हैं उत्तर। तो कथन दिया गया है पहला हमारा, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। कारण दिया गया है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो यह गलत होगा, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं हैं। तो ए यानी कि कथन तो हमारा सही है। तो जहाँ पर दोनों सही हैं उन ऑप्शनों को काट देंगे। सी वाले में हमारा ए सही होगा किंतु आर गलत है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। यह संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कि सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित की बात की कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। अगला दिया है, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो वह होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्र का नेतृत्व जो करता है वह हो जाएगा भारत का पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। जैसे कि अब इस समय अगर देखा जाए तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं जो भारत की राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व जो कर रहे हैं तो वह हो जाएंगे पीएम मोदी जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। वह और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत उक्त राष्ट्रपति पर लागू होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेंगे हम, जहाँ पर हमने बताया कि राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री प्लस यानी कि केवल प्रधानमंत्री नहीं करता, प्रधानमंत्री के साथ में उनका मंत्रिमंडल भी साथ में नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस प्रकार होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, डी वाला होगा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। चारों ऑप्शनों में से हमारे इसमें से एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है। तो यहाँ पर यह दोनों ऑप्शन सही होंगे यानी कि बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे क्योंकि यह सही हैं।
और यहाँ प्रत्यक्ष के जगह और साथ में एक और कौन सा पॉइंट होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो यह तीनों लागू होती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। नंबर 1 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो बिल्कुल यह सही होगा, जैसा कि अभी हमने बताया था। नंबर 2 देखते हैं, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानमंडल के दोनों निर्वाचित सदनों के सदस्य, तो यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यह कथन सही होगा, नंबर 3। नंबर 4 देखते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यह भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 2 जहाँ पर हो वह हमको गलत कर देना है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, गलत हो जाएगा। 1, 3, 4, तो डी वाला हमारा राइट होगा। 1 और 3 यहाँ पर सिर्फ हैं, इसलिए हम डी वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, बी दिल्ली तथा पुदुचेरी, सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, डी चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी दिल्ली तथा पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी 2 राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, नंबर 3 राज्य संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, नंबर 4 सभी राज्यपाल तथा सभी उपराज्यपाल। तो यहाँ पर चौथा तो हमारा गलत हो जाएगा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इनमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 वाला ऑप्शन हमारा जैसे गलत हो रहा है, तो 2 तो चारों ऑप्शनों में से है, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन कुछ तो मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे और इसकी सीधे व्याख्या को देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर गलत है यह क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो यहाँ पर हम उसी तरह के एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं?
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर राज्य विधानसभाओं दिया गया है, बस इतना याद रखें कि यह सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो वैसा ही यह भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, कथन के अनुसार देखें पहले चारों कथन और उसके बाद में इसका हम सही उत्तर निकालेंगे। एक दिया है लोकसभा के चुने हुए सदस्य, तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तो यह भी सही है। नंबर 3 दिया है राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, तो यह भी सही होगा। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, तो यह गलत होगा और हमारा इस प्रकार राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यह भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किस प्रकार? ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तो यह तो पहले ही गलत होते जा रहे हैं। केवल जहाँ पर लगा है वहाँ पर हम सीधे काट देंगे। अगला दिया है केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तो यह भी तो गलत हो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तो यह गलत होगा। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखा जाए तो दिया गया है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी संसद सदस्यों द्वारा, डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगर एक ऑप्शन इसमें से यह लगाया जाए लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभा से सदस्यों द्वारा, तो इनमें से पूर्णतः किसी एक के द्वारा चुना ही नहीं जा सकता है। तो इसमें भी कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इनमें 3-4 ऑप्शन एक में जोड़े जाएंगे तब होगा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को नहीं चुन सकते हैं। और आगे बढ़ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ए पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। नंबर 2 राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। सी राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। डी निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो डी वाला हो जाएगा हमारा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। यहाँ अगर क्वेश्चन देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के प्रस्ताव का आम समर्थन किया जाना चाहिए था कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, बी 20 निर्वाचकों द्वारा, सी 5 निर्वाचकों द्वारा, डी 15 निर्वाचकों द्वारा। तो जैसा कि अभी हमने बताया था यहाँ पर यह चारों ऑप्शन नहीं होंगे। अगला अगर हम ई वाला ऑप्शन अपनी तरफ से जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 50 निर्वाचकों द्वारा।
अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 से 1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के कम से कम 50 निर्वाचकों या निर्वाचित सांसदों एवं विधायक का प्रस्ताव होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों या निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि ए वह स्वयं प्रत्याशी होता, बी उसे राज्य विधानसभा के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, डी वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए 35 वर्ष का हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, डी देश का नागरिक हो। तो इनमें से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो 6 माह के अंदर, देश का नागरिक हो तो यह भी होना चाहिए। तो क्या नहीं आवश्यक है तो वह हो जाएगा हमारा बी, वह पढ़ा लिखा है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अगला दिया गया है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए एक दिया गया है कथन, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पर देखते हैं, कथन एक अगर पहले देखा जाए उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में जन्मा है तो भी, ना जन्मा हो तो भी, सिर्फ उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। यानी कि एक जहाँ पर है तो वहाँ पर तो हम पहले ही काट सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार अगर जाएं तो हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा, नंबर 2 वाला भी कटेगा और नंबर 3 बचेगा सिर्फ हमारा 2, यानी कि तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हमारा बचेगा सिर्फ 2 सही है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार से उसे सांसद या राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यानी कि संसद का सदस्य हो ना हो लेकिन उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि संसद के अंदर आते हैं हमारे लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु नंबर ए
चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। बी, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। डी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चन कह रहा है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा सी वाला राइट ऑप्शन होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी अतः यह अभीष्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो देखते हैं यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं हम। 52 में किया दिया है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 देखा जाए तो अनुच्छेद 54 भारत का निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल और अनुच्छेद 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया जाता है। निर्वाचन की रीति और अनुच्छेद 57 यहाँ पर देखें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन पात्रता। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। यहाँ पर इसके कलर को हम चेंज करके आंसर का टिक लगाएंगे ताकि हम समझ सके कि हमारा डी वाला राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। अगला क्वेश्चन है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ए, भारत के महाधिवक्ता को, बी, संसद को, सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। व्याख्या देखेंगे इसकी। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए, अपने निर्वाचकों की तारीख से, बी, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी, अपने पद ग्रहण करने की दिन से, डी, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी वाला
राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, यानी कि जिस दिन से वह अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन से डेट स्टार्ट हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ए. लोकसभा स्पीकर, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए कि उपराष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह किसको देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, एक दूसरे को यह अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो यहाँ पर भी हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए. भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी. लोकसभा के द्वारा, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी. संसद द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए. अनुच्छेद 256 के द्वारा, बी. अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी. अनुच्छेद 76 के द्वारा, डी. अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह भी क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ लेकिन क्वेश्चन नहीं है, तो यह भी हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? ए. सत्ताधारी राजनीतिक दलों द्वारा, बी. प्रधानमंत्री द्वारा, सी. महाभियोग द्वारा, डी. न्यायालय में ट्रायल द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अपने पद से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए. लोकसभा द्वारा, बी. राज्यसभा द्वारा, सी. संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी. उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 39, बी. अनुच्छेद 60, सी. अनुच्छेद 61, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, भारतीय संविधान पर महाभियोग चलाया जाता है तो वह अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत
निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ए. संसद के दोनों सदनों को, बी. लोकसभा को, सी. राज्यसभा को, डी. लोकसभा के स्पीकर को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा संसद के दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ए. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी. भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी. लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी. डी. संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी. संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए. 7 दिन, बी. 14 दिन, सी. 21 दिन, डी. 30 दिन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी. 14 दिन के अंदर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना? तो 14 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ए. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. राज्यों की विधान परिषदें, डी. राज्यों की विधान सभाएं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. राज्यों की विधान सभाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? ए. अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बी. कार्यपालिका प्रक्रिया, सी. न्यायिक प्रक्रिया, डी. विधायी प्रक्रिया। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए? ए. 90 दिनों में, बी. 6 माह में, सी. 9 माह में, डी. 1 वर्ष में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. 6 माह में। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार भारत की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचक पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचक रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए? ए. रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर, बी. रिक्त की तिथि से 1 वर्ष बाद, सी. रिक्त की तिथि से 9 माह बाद, डी. रिक्त की तिथि से 7 माह बाद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? ए. 1 माह, बी. 9 माह, सी. 3 माह, डी. 6 माह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी. 6 माह के भीतर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने पर उसकी रिक्ति भर देनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा की है और बाकी के जो अगले क्वेश्चन हैं वह हम कल के सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन यह कैसा लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक यदि
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने यार दोस्तों साथियों तक, ताकि यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर यहाँ से आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।